शिव भव असन पृथ्वी भी नहीं। शिव के सी से हो जाएगा क्या? शिशुक, शिशुक हो जाएगा। वह से 3 लोगों को नाम याद रखना है। किसका किसका? व्याघ्रराज, ऋषभराज और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सत्र पे। दोस्तों ये हमारा छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास का 5वां क्लास है। इससे पहले 4 क्लास अपलोड कर दिए जा चुके हैं और उन सभी को आप देखिए, उसके बाद फिर इसको देखेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है नल वंश। नल वंश के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा और इसके बारे में ज़्यादा जानकारियाँ हमारे छत्तीसगढ़ से मिलती हैं, क्योंकि ये एक बड़ा वंश रहने के साथ साथ और बहुत सारे वंशों के जो कि भारत में शासन कर रहे हैं उनके समकालीन वंशों में भी आता है इनका नाम। और हमारे छत्तीसगढ़ से बेसिकली पूरा इनका प्रभुत्व तो हमारे छत्तीसगढ़ से ही था, इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इससे बहुत सारे ताम्रपत्र और शिलालेख भी मिले हुए हैं। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा राजेलोचन का मंदिर। राजेलोचन का मंदिर जो है वह नल वंशों के द्वारा ही बनाया गया तथा उनसे जो राजीव शिलालेख है वहाँ से सभी प्रकार की जो जानकारी मिलती है वो हमारे नल वंशों के द्वारा ही मिलती है। और उसके समकालीन शासक कौन कौन थे इन सभी की भी जानकारी उससे हमें मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं नल वंश और नल वंश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्टों को पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा नल वंशों के बारे में कि नल वंश जो है हमारे छत्तीसगढ़ में ये जो है चौथी से 12वीं शताब्दी के मध्य शासन किए। ठीक है, 4वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य ये जो है नल वंश जो है हमारे छत्तीसगढ़ में शासन किए। इतने लंबे दौर तक शासन करने के साथ साथ इनके बहुत सारे साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी राजधानी जो थी वह दक्षिण क्षेत्र में जिसको कहते हैं पुष्करी, ठीक है, और या फिर बोल लो इसी को कोरापुट उड़ीसा। अभी कोरापुट जो है वह कहाँ आता है? कोरापुट अभी वर्तमान में उड़ीसा क्षेत्र में आता है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारी हमारे छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली नदियाँ भी का उद्गम जो है वह कोरापुट से हुआ है। और साथ ही ये पुष्करी जो है वह हमारे छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र से मिला हुआ था। अर्थात जो छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है उस दोनों के बॉर्डर के क्षेत्र में जो वंश शासन कर रहे थे उनको ये नल वंश कहा जाता है। ठीक है, तो उस समय दक्षिण में शासन कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका वर्णन जो है ऐसा माना जाता है कि इसका वर्णन जो है हमारे भारत में एक वायु पुराण एक ग्रंथ है, उसी में ही क्या है इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ दे कभी कि निम्न में से किस शासकों का वर्णन वायु पुराण में भी उल्लेख मिलता है ऐसे करके, तो ये नल वंश आएगा, क्योंकि नल वंश बहुत पुराना वंश के नाम से भी जाना जाता है और पुराने के साथ साथ बहुत लंबे समय तक शासन किए इन लोगों ने, इसलिए इसका वर्णन वायु पुराण में भी आता है। ठीक है, अब देखते हैं इनसे संबंधित प्रमुख शासकों के नाम। ठीक है, मैं शासकों के लिए एक ट्रिक बनाया हूँ, उस ट्रिक के माध्यम से आप पूरे शासकों को याद रखिए। देखिए दोस्तों, इसमें कुल मिला के 15 शासकों के बारे में आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कुल टोटल है शासक इनमें 15 और 15 शासकों के सभी शासकों के नाम हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे। तो उस ट्रिक को याद रखिए और कॉपी में अपने नोट्स भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये लगभग आपको अच्छे से याद हो जाएंगे मेरे ख्याल से। जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा उससे लगभग आपको पूरा सभी शासक के नाम याद हो जाएंगे और सभी शासकों के बारे में कुछ ना कुछ एक 2 पॉइंट हम लोगों को जानने को मिलेगा। तो सभी शासकों के नाम आसानी से याद रखने के लिए आप मैं जो बता रहा हूँ ट्रिक उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो शासकों के नाम क्या देखते हैं हम लोग? शासकों के नाम। तो इससे संबंधित प्रमुख शासक कौन कौन हैं इसको देखते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं, देखिए दोस्तों, शासकों के नाम को देखने से पहले एक बात याद रखिएगा, एक रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि इस पृथ्वी में सबसे एक व्यक्ति या भगवान बोल लो उसके जैसा कौन है? सबसे मतलब इस पृथ्वी में सबसे अच्छा भगवान कौन है ऐसे करके बोलते हैं तो सभी का प्रिय होता है भगवान शंकर जी। ठीक है, जो भगवान शिव जी हैं वो सभी के प्रिय होते हैं भगवानों में, और उनके जैसा कोई होता है? उनके जैसा कोई नहीं होता है। जितनी ज़्यादा उनकी क्रोध होता है उतना ही वो सभी से प्यार करते हैं, ऐसा है। ठीक है, तो यही अपना ट्रिक है कि शिव भव असन कोई नहीं। ठीक है, शिव असन पृथ्वी भी नहीं है। अर्थात इस पृथ्वी लोक में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे पृथ्वी लोक में हमको ऐसा मानना है अपने समझने के लिए कि
भगवान शिव जैसा पृथ्वी में भी नहीं। ठीक है, तो इसी से संबंधित हमारा ट्रिक है। तो क्या बोला मैंने, शिव भव असन पृथ्वी। यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों पृथ्वी को हम लोग 2 बार लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, पृथ्वी भी नहीं। ठीक है, शिव भव असन पृथ्वी भी नहीं। यहाँ पर भव आ गया है बीच में। भव का मतलब होता है जैसा। ठीक है, तुलना करने के लिए हम लोग भव शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि शिव भगवान। ठीक है, शिव को हम लोग रिलेट करेंगे शिव भगवान जैसे, शिव भगवान जैसा इस पृथ्वी में कोई भी नहीं। तो अर्थात उसको सेंटेंस में बनाने के लिए शिव भव अस मतलब शिव जैसा, असन भी बोल देते हैं हम लोग, तो रसन तो कोनो आदमी नहीं है यार, ऐसे करके बोलते हैं सेंटेंस में। तो शिव भव असन पृथ्वी भी नहीं, यही हमारा ट्रिक है। ध्यान से सुनिएगा। शिव से हो जाएगा शिशुक। शिव से क्या हो जाएगा, शिशुक हो जाएगा। उसके बाद व से याद रखिएगा, व से 3 लोगों का नाम याद रखना है आपको। क्या, व्याघ्रराज, फिर वृषभराज। ठीक है, उसके बाद वराहराज। ठीक है, तो शिव से हो जाएगा, शी से हो जाएगा शिशुक। उसके बाद व से 3 लोगों को याद रखना है, वराहराज, वृषभराज और व्याघ्रराज, वृषभराज और वराहराज। उसके बाद भव से तो सीधा नाम ही पड़ रहा है, भवदत्त वर्मन। उसके बाद अ से याद रखेंगे अर्थपति भट्टारक। उसके बाद स से 2 लोगों का नाम याद रखना है, एक है स्कंद वर्मन और दूसरा है स्तंभराज। ठीक है, स्कंद वर्मन और स्तंभराज। न से एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे हम लोग, नंदराज। उसके बाद पृथ्वी के प्री से याद रखेंगे हम लोग एक व्यक्ति का नाम, जिसका नाम है क्या, पृथ्वीराज। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर पृथ्वी के जो वी आया है, वी शब्द से हम लोग 2 लोगों का नाम याद रखेंगे। एक का नाम है विरूपाक्ष और दूसरे व्यक्ति का नाम है, दूसरे शासक का नाम है विलासतुंग, जिन्होंने राजलोचन मंदिर का निर्माण कराया वही विलासतुंग। उसके बाद पृथ्वी, एक बार और पृथ्वी आया, इस पृथ्वी से हम लोग याद रखेंगे पृथ्वी व्याघ्र। अंतिम है भी शब्द से हम लोग याद रखेंगे भीमसेन देव। उसके बाद ये लास्ट जो है न से याद रखेंगे हम लोग नरेंद्र थबल। ठीक है, नरेंद्र थबल। ये नरेंद्र थबल जो है वह सबसे अंतिम शासक है और ही तो है साइलेंट। ठीक है, ही से किसी का नाम नहीं है, ही साइलेंट वर्ड है। इस प्रकार ये आपका ट्रिक तैयार हो गया और इसमें संबंधित सभी 15 शासक जो कि महत्वपूर्ण शासक हैं, सभी शासकों के बारे में कुछ न कुछ अपने को जान पड़ता है, इसलिए इन सभी का नाम को आप लोग अच्छे से याद रखिए। ठीक है, अब इन शासकों के बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे जो इनसे संबंधित है। जैसे कईयों ने क्या करवाया था, अभिलेख बनवाया था, कई लोगों का ताम्रपत्र मिला है, कई लोगों का सिक्का मिला है, इस सभी को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए इसे मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने क्या क्या बोला, कौन कौन से शासकों के नाम बोला, हम लोग एक बार पोर्ट्रेट में देख लेते हैं। सबसे पहले बोला शिव। ठीक है, शिव के बाद भव, शिव भव असन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पृथ्वी 2 बार लिखेंगे हम लोग। एक बार मैं और बता रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। पृथ्वी भी नहीं। ठीक है, पृथ्वी भी नहीं। यहाँ पर एक पृथ्वी की वी को यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद पृथ्वी भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं शिव भव असन पृथ्वी भी नहीं, शिव भव असन पृथ्वी भी नहीं, शिव भव असन पृथ्वी भी नहीं। शिव के सी से हो जाएगा क्या, शिशुक हो जाएगा। वह से 3 लोगों को नाम याद रखना है, किसका, व्याघ्रराज, वृषभराज और वराहराज। ठीक है, भव से याद रखना है भवदत्त वर्मन। उसके बाद अ से याद रखना है अर्थपति भट्टारक। उसके बाद स से याद रखना है 2 लोगों का नाम, क्या, स्कंद वर्मन और स्तंभराज। उसके बाद न से याद रखना है नंदराज। फिर पृथ्वी के प्री से याद रखना है, ठीक है, किसको,
राज को। उसके बाद पृथ्वी के वी से याद रखना है 2 लोगों का नाम, किसका किसका, एक का नाम याद रखना है विरूपाक्ष और दूसरे का नाम याद रखना है विलासतुंग, विलासतुंग। उसके बाद फिर एक बार पृथ्वी आया तो पृथ्वी, व्याघ्र, भी से भीमसेन देव और अंतिम सबसे है न से है नरेंद्र थबल, नरेंद्र थबल। तो ये अपना सभी शासक 15 शासक हैं, ठीक है। शिव भव असन पृथ्वी भी नहीं, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। सबसे अंतिम शासक कौन है, इसमें सबसे अंतिम शासक है न से है क्या, नरेंद्र थबल। नरेंद्र थबल के बारे में कुछ ऐसी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। इसके बारे में केवल एक ही जानकारी है कि ये सबसे अंतिम शासक था। नरेंद्र थबल क्या था, सबसे अंतिम शासक था, ठीक है। इसके बारे में यही फैक्ट है बस। सबसे नल वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था बोलेगा तो नरेंद्र थबल था। उसके बाद भीमसेन देव, ये जो भीमसेन देव है जो कि सेकेंड लास्ट पड़ता है, इसके बारे में केवल एक ही जानकारी मिलती है क्या, ये पाड़िया पाथर ताम्रपत्र, पाड़िया पाथर, ये जो पाड़िया पाथर ताम्रपत्र है, ये इनके द्वारा, इनके पाड़िया पाथर ताम्रपत्र से किसके बारे में जानकारी मिलती है तो भीमसेन देव नामक एक शासक था जो कि सबसे अंतिम शासक नरेंद्र थबल से पहले शासन कर रहा था। ऐसी जानकारी मिलती है हमको पाड़िया पाथर ताम्रपत्र से। ये पाड़िया पाथर ताम्रपत्र को याद रखिएगा कि कई बार पेपर में ऐसा पूछ चुका है, ठीक है। तो भीमसेन, यहाँ पर याद रखिए भीमसेन, पाड़िया पाथर ताम्रपत्र से भीमसेन देव का बारे में पता चलता है। और ये पाड़िया पाथर कहाँ है, अभी वर्तमान उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। पाड़िया पाथर कहाँ है, वर्तमान उड़ीसा में पड़ता है। उसके बाद उससे जस्ट ऊपर में है कौन, पृथ्वी व्याघ्र। हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इधर ऊपर से हम लोग जो भी महत्वपूर्ण शासक है, पहले जो कि नीचे में है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन उनके बारे में कुछ एक दो चीज़ याद रखना है, इस सभी को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट तीसरे नंबर का कौन है, तो पृथ्वी व्याघ्र। सबसे अंतिम है नरेंद्र थबल। नरेंद्र थबल के बारे में केवल एक ही क्योंकि वो अंतिम शासक था। उसके ऊपर में है भीमसेन देव के बारे में पाड़िया पाथर ताम्रपत्र। उसके बाद ऊपर में है पृथ्वी व्याघ्र। पृथ्वी व्याघ्र के बारे में एक ही याद रखना है कि जो पल्लव वंश है, कि जो पल्लव वंश है, पल्लव वंश में एक शासक हुआ जिसका नाम है नंदीवर्धन। पल्लव वंश में एक शासक हुए जिसका नाम है क्या, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन का एक ताम्रपत्र है, नंदीवर्धन का एक ताम्रपत्र है जिसका नाम है उद्देन तीरम। इसी ताम्रपत्र से इसके बारे में पता चलता है, ठीक है। पल्लव वंश शासक जो कि नंदीवर्धन है, उसी के ताम्रपत्र उद्देन तीरम से हमको किसके बारे में पता चलता है तो पृथ्वी व्याघ्र के बारे में पता चलता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। कहते हैं क्या हो गया, ये सबसे अंतिम शासक था कौन, अंतिम शासक नरेंद्र थबल। इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं, केवल अंतिम था यही है उसके बारे में जानकारी। उसके बाद है भीमसेन देव पाड़िया पाथर ताम्रपत्र। उसके बाद है पृथ्वी व्याघ्र के बारे में नंदीवर्धन, जो कि नंदीवर्धन का ताम्रपत्र है उद्देन तीरम, उसी से पता चलता है। ये नंदीवर्धन कौन था तो पल्लव वंश का एक शासक था, उसी के ताम्रपत्र से पता चलता है, ठीक है। उसके बाद याद रखेंगे हम लोग विलासतुंग विरूपाक्ष को, ठीक है। उससे पहले हम लोग ऊपर से चलते आते हैं तो सबसे पहले याद रखिएगा सिसुक, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा किसको, सिसुक को। तो सिसुक के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, बस ये पता चलता है कि ये जो है इसका संस्थापक था कौन, सिसुक जो है वह नल वंश का संस्थापक था, बस ये पता चलता है। और इसका अब चूँकि ये बहुत पुराने वंश है इस कारण इसका उल्लेख जो है वह पौराणिक साहित्यों में भी मिलता है, ठीक है। पौराणिक साहित्यों में किसका उल्लेख मिलता है, सिसुक का उल्लेख मिलता है, क्योंकि यह बहुत प्राचीन शासक है लगभग, क्योंकि ये प्राचीन वंश है और ये तो पहला शासक है जो कि नल वंश का स्थापना किया था, इसलिए इसका उल्लेख पौराणिक साहित्यों में मिलता है, ठीक है। लगभग 4वीं शताब्दी के आसपास की बात है, जिस समय गुप्त वंशों का भी अभ्युदय चल रहा था उसी समय की बात है। उसके बाद देखते हैं अगला शासक कौन है, अगला शासक है कौन, व्याघ्रराज, ठीक है। अगला शासक कौन है, व्याघ्रराज। अगला शासक कौन है, व्याघ्रराज। व्याघ्रराज के बारे में हमको क्या जानकारी मिलती है तो व्याघ्रराज के बारे में हम लोगों को एक जानकारी जो कि जान पड़ता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 350 ईस्वी जिस समय गुप्त वंश चल रहा था उसी समय की बात है। 350 ईस्वी में एक शासक थे कौन, गुप्त वंश के, समुद्रगुप्त।
ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछ चुका है और इस बार भी पेपर में आने के चांस हैं, क्योंकि इससे घुमा फिरा के कुछ न कुछ पूछ ही देता है। ठीक है, तो पृथ्वी व्याघ्रराज के बारे में याद रखिएगा। 350 ईस्वी में समुद्रगुप्त नामक शासक, समुद्रगुप्त के बारे में सभी कोई जान रहे होंगे, परिचित होंगे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने नेपोलियन की भांति ही यहाँ साम्राज्य विस्तार किया था और क्या बोलते हैं, और बहुत युद्धों को विजेता था। ठीक है, इसी प्रकार इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। व्याघ्रराज के बारे में पढ़ रहे थे, तो व्याघ्रराज के बारे में याद रखिएगा, जो व्याघ्रराज है वह नल वंश का दूसरा शासक है और इसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त जो था, गुप्त वंश का शासक था समुद्रगुप्त, जिन्होंने 350 ईस्वी में समुद्रगुप्त ने क्या किया था, दक्षिण अभियान शुरू किया था। ठीक है, जब दक्षिण अभियान शुरू किया था समुद्रगुप्त के द्वारा, तो दक्षिण अभियान के तहत हमारा छत्तीसगढ़ भी पड़ा। तो दक्षिण अभियान के तहत जब छत्तीसगढ़ पड़ा, तो छत्तीसगढ़ में आते हुए उसने छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे कौन कौन से वंश छत्तीसगढ़ में शासन कर रहा था उस समय, वाकटक वंश। तो वाकटक वंश का शासक किसको हराया था, महेंद्र सेन को हराया था। ठीक है, और किसको हराया था, जबकि दक्षिण में शासन कर रहे थे अर्थात बस्तर में शासन कर रहा था कौन, व्याघ्रराज जो कि नल वंश का था, उसको व्याघ्रराज को भी पराजित किया था। ठीक है, व्याघ्रराज की कौन सा वंश था, नल वंश का। नल वंश का शासक कौन था, तो व्याघ्रराज। ठीक है, ये दोनों याद रहेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 350 ईस्वी जबकि जो कि समुद्रगुप्त से संबंधित है और समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में आने वाले दो वंश, एक था कौन, महेंद्र सिंह जो कि वाकटक वंश का था और दूसरा था कौन, व्याघ्रराज जो कि नल वंश का था। इन दोनों को संयुक्त रूप से पराजित किया था तथा समुद्रगुप्त का एक नियम था, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति थी उसका एक, मान लो उसके तहत उन्होंने उनको वापस छोड़ दिया था। ठीक है, मतलब पूरा तरीके से बंदी नहीं बनाया था, लेकिन अपने अंडर में उनको रहने के लिए टकोली वगैरह ले करके रहने के लिए उन लोगों को दे दिया था, शासन करने के लिए दे दिया था। ठीक है, इन सभी का पता हम लोगों को कहाँ से चलता है, तो इस सभी का पता हम लोगों को चलता है जो समुद्रगुप्त है उसी का एक कवि था हरिसेन। हरिसेन के द्वारा एक प्रयाग प्रशस्ति नामक पुस्तक लिखी गई थी, प्रयाग प्रशस्ति एक प्रकार से ये प्रशस्ति पत्र था जो कि प्रयाग अर्थात इलाहाबाद से मिला है, उसी से हम लोगों को इस सब के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो कौन था, ये दूसरा शासक हुआ। ठीक है, पहला शासक कौन था, शिशु, सेकंड शासक है व्याघ्रराज। अब देखते हैं अगला शासक, अगला शासक है अपना यहाँ पर ऋषभराज। ठीक है, अगला शासक कौन है, ऋषभराज। अगला शासक ऋषभराज है। ऋषभराज के बारे में उतना ज़्यादा उल्लेख कुछ मिलता नहीं है और जो भी मिलता है वो ऐसा शासक का ऐसा उल्लेख मिलता है कि व्याघ्रराज के पश्चात ऋषभराज ने सत्ता स्थापित किया था। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा उल्लेख नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं वराहराज, भौदत्त वर्मन, अर्धपति भट्टारक, स्कंद वर्मन और स्तंभराज के बारे में। ये जो 5-6 शासक हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हैं, क्योंकि इनका साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा मिला है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इन पार्ट। तो देखिए ऋषभराज के बारे में क्या बताया मैंने, वराहराज के बारे में पढ़ते हैं। वराहराज का सबसे पहले तो याद रखिएगा, वराहराज जो है वह क्या था, वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। वराहराज को क्या माना जाता है, तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्योंकि वास्तविक संस्थापक इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि एक्चुअल में जो सत्ता स्थापित किया, जो शक्तिशालीपन से जो, और क्या था, ये बहुत ही प्रतापी शासक था। तो पहले क्या था, पहले के शासक जो थे वो हालांकि उन लोग सत्ता स्थापित कर लिए थे, लेकिन जो एक्चुअल में जो रनिंग पकड़ा, जो नल वंशों का शासन एकदम अच्छे से मजबूत हुआ, इधर उधर के क्षेत्र में क्या हुआ, इनका साम्राज्य विस्तार हुआ, वो सभी शुरू हुआ कहाँ से, ये वराहराज से। ठीक है, वराहराज बहुत ही प्रतापी शासक है और ऐसा माना जाता है कि जिनका अभिलेख, जिनका सिक्का, जिसका ताम्रपत्र मिलता है वह थोड़े से क्या है, प्रतापी शासक माने जाते हैं। तो इनका सिक्का मिला है। ठीक है, इनका सिक्का मिला है और सिक्का मिला है कहाँ, कोंडा गांव के एडेंगा नामक स्थान से। ठीक है, कोंडा गांव के एडेंगा नामक स्थान से हम लोगों को इस सिक्का मिला है और 29 ठो सिक्का मिला है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। कभी कभी संख्या से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो 29 ठो सिक्का मिला है, किसका, वराहराज का मिला है। ये वराहराज वास्तविक संस्थापक था,
इसके पिता का नाम वृषभराज था। वृषभराज के बाद वराह राजा आया, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इनका सिक्का है, सिक्का मिला है कहाँ से, कोंडागांव के एडेंगा से, और उनकी संख्या है 29। ठीक है, इन सिक्कों पर श्री वराह राजस्य लिखा हुआ है, श्री वराह राजस्य लिखा हुआ है। इन सिक्कों पर क्या लिखा हुआ है, तो श्री वराह राजस्य उत्कीर्ण हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला शासक आता है कौन, अगला शासक आता है उसके बाद स्कंद वर्मन। ठीक है, सॉरी भवदत्त वर्मन। अगला शासक क्या आता है इसके बाद, भवदत्त वर्मन। भवदत्त वर्मन, ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि जब नल वंश चल रहा था तो उस समय छत्तीसगढ़ में अर्थात दक्षिण कोसा वाले हिस्से पर क्या चल रहा था, अपना वाकटक वंश चल रहा था। तभी तो समुद्रगुप्त ने आया और व्याघ्रराज को भी पराजित किया और महेंद्र सिंह को भी पराजित किया। तो इन दोनों शासक क्या थे, समकालीन शासक थे, अर्थात ये दोनों वंश भी क्या रहेंगे, तो समकालीन ही रहेंगे। तो भवदत्त वर्मन के बारे में पढ़ते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। भवदत्त वर्मन भी एक प्रतापी शासक था और इसका एक ताम्रपत्र है जिसके बारे में हम लोगों को पता चलता है। उस ताम्रपत्र का नाम है क्या, रिद्धिपुर। ताम्रपत्र का क्या नाम है, तो रिद्धिपुर। ठीक है, ये रिद्धिपुर ताम्रपत्र है किसका, तो भवदत्त वर्मन का। रिद्धिपुर ताम्रपत्र है किसका, भवदत्त वर्मन का। और भवदत्त वर्मन के इस रिद्धिपुर ताम्रपत्र से पता चलता है कि क्या है, ये भी प्रतापी शासक था और इसने क्या किया था, जो वाकटक वंश है, वाकटक वंश में उस समय शासन चल रहा था किसका, नरेंद्र सेन का। तो नरेंद्र सेन को क्या किया था, पराजित किया था। ठीक है, अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए क्या किया था, उसको पराजित किया था और उसकी राजधानी नंदीवर्धन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक नंदीवर्धन शब्द आया है, तो ये नंदीवर्धन क्या है, तो वाकटक वंश की राजधानी है जो कि नंदीवर्धन वर्तमान नागपुर वाले क्षेत्र को कहा जा रहा है। ठीक है, तो नंदीवर्धन को इन्होंने क्या कर दिया, तो तहस नहस कर दिया। ठीक है, तो भवदत्त वर्मन रिद्धिपुर ताम्रपत्र से पता चला नरेंद्र सेन को इसने पराजित किया था और उसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया था। और इसने क्या किया था, अब बरार, कोरापुट और बहुत सारे जगहों में इन्होंने अपना क्या किया था, तो साम्राज्य विस्तार किया था। ठीक है, साम्राज्य विस्तार किया था। ठीक है, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सभी फैक्टों को याद रखिएगा। रिद्धिपुर ताम्रपत्र, नरेंद्र सेन को पराजित जो कि वाकटक वंश था, नंदीवर्धन को तहस नहस करना, ठीक है, बरार से कोरापुट तक अपना साम्राज्य विस्तार करना। एक याद रखिएगा, इन्होंने एक उपाधि धारण की थी। ठीक है, इन्होंने उपाधि, अभी देखिए दोस्तों, अभी तक नल वंश के कोई भी शासकों ने क्या किया है, उपाधि धारण नहीं की है, लेकिन इन्होंने भवदत्त वर्मन ने एक उपाधि धारण की थी, भट्टारक की उपाधि धारण की थी। ठीक है, भट्टारक की उपाधि धारण की थी। भट्टारक की उपाधि के साथ साथ इन्होंने महाराजा की भी उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो दो उपाधि हो गई। ठीक है, दो जगह हो गए साम्राज्य विस्तार, बरार और कोरापुट। नरेंद्र सेन को पराजित किया और नंदीवर्धन को इसने तहस नहस कर दिया वाकटक वंशों का। ठीक है, इसके दो पुत्र हुए। ठीक है, इसके दो पुत्र हुए, कौन कौन से, इनके दो पुत्र हुए। ठीक है, एक बड़ा पुत्र का नाम है क्या, बड़ा पुत्र का नाम है अर्धपति भट्टारक और छोटे पुत्र का नाम है स्कंद वर्मन। ठीक है, तो सत्ता किसको मिला इसके बाद स्कंद वर्मन को नहीं मिला क्योंकि वो छोटा था। इसके बाद अर्धपति भट्टारक क्या किया, शासन किया। ठीक है, अर्धपति भट्टारक। ठीक है, अर्धपति भट्टारक शासन किया। अर्धपति जब भट्टारक शासन किया तो हुआ क्या, जब ये शासन कर रहा था तो जो नरेंद्र सेन, जिसको इसके पिताजी ने किसको पराजित किया था, नरेंद्र सेन को पराजित किया था, उसका पुत्र इसको पराजित कर दिया। अर्थात पहले हुआ क्या, जो नल वंश है उसने पराजित किया वाकटक वंश को, किसको, नरेंद्र सेन को। फिर ये किसमें पता चला, रिद्धिपुर ताम्रपत्र से। फिर अगला ताम्रपत्र मिला है हम लोगों को जो कि किसका है, अर्धपति भट्टारक का है और इस ताम्रपत्र का नाम है केसरी बेड़ा। ठीक है, केसरी बेड़ा, ध्यान रखिएगा। केसरी बेड़ा नामक ताम्रपत्र से हमको पता चला है कि नरेंद्र सेन का पुत्र का नाम क्या है, पृथ्वी सेन। ठीक है, नरेंद्र सेन का पुत्र क्या नाम है, पृथ्वी सेन। इन्होंने क्या किया था, किसको पराजित कर दिया था, तो अर्धपति भट्टारक को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था और इसकी राजधानी पुष्करी को तहस नहस कर दिया था।
पुष्करी को तहस नहस कर दिया था। ठीक है, जस्ट अपोजिट बदला लिया, अर्थात नरेंद्र सेन का पुत्र कौन, पृथ्वी सेन ने किसका बदला लिया, अपने पिता के पराजय का और उसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस करने का बदला अर्धपति भट्टारक से लिया और इसकी राजधानी पुष्करी, जिसको कोरापुट भी कहते हैं, उसी क्षेत्र को इसने क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया और पृथ्वी से अर्धपति को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। इसका एक सिक्का मिला है, एडिंगा से सिक्का मिला है। ठीक है, इन दोनों को मिला है, देखा जाए तो एडिंगा से इसका भवदत्त वर्मन का भी मिला है और इसका भी मिला है। ठीक है, और सिक्का में लिखा है भवदत्त राजस्य। ठीक है, भवदत्त राजस्य। एक और चीज नोट करिएगा दोस्तों, अभी याद आया, वराराज का जो एक सिक्का मिला है, वराराज का एक प्रकार का जो सिक्का मिला है जिसमें नंदी का चित्र है, जिसमें नंदी का चित्र है। ठीक है, नंदी का चित्र है जिससे हम लोग यह पता लगा लेते हैं कि उनके काल में क्या था, शैव वंश जो मतनुयायी हैं उन लोग अधिक थे। ठीक है, अर्थात जो नल वंश है वह एक शैव वंश को मानता था। ठीक है, शिव भगवान को मानते थे और ट्रिक भी बना है अपना, शिव भव असन पृथ्वी भी नहीं करके। ठीक है, तो उससे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ ये अर्धपति भट्टारक के बारे में, भवदत्त राजस्य, इसने अर्धपति राजस्य क्या किया था, इसने अर्धपति राजस्य इसने उपाधि धारण किया था, ऐसा हम लोगों को पड़ता है, ऐसा सिक्का में मिलता है। ठीक है, अर्धपति राजस्य इसके बारे में बस इतना ही है। ठीक है, अर्धपति भट्टारक के बारे में। उसके बाद देखते हैं अपना अगला शासक है कौन, अगला शासक है इसके बाद स्कंद वर्मन। ठीक है, अब इन दोनों को बदला ले लिए। ठीक है, किसने, सबसे पहले तो नल वंश ने वाकटक वंशों के ऊपर आक्रमण किया, उसके बाद जो वाकटक वंश है वो नल वंश के ऊपर आक्रमण किया। उसके बाद पुनः फिर एक बार जो नल वंश है उन्होंने क्या कर दिया था, फिर वाकटक वंशों के ऊपर आक्रमण किया था। तो अगला शासक देखते हैं हम लोग स्कंद वर्मन के बारे में। ठीक है, अगला शासक कौन, स्कंद वर्मन। स्कंद वर्मन का एक ताम्रपत्र है और इस ताम्रपत्र का नाम है पोड़ागढ़। पांड्या पाथर में भीमसेन देव को बताया था, जो सेकेंड लास्ट था। ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा, पोड़ागढ़ ताम्रपत्र, पोड़ागढ़ ताम्रपत्र। ठीक है, इसी से पता चलता है कि इसने क्या किया था, पुष्करी, जो कि पुष्करी थी उसको पुनः बसाया था, इसीलिए इसको राजधानी पुनः स्थापित करने का श्रेय इसी को जाता है। इस पोड़ागढ़ में इन्होंने पोड़ागढ़ का विष्णु मंदिर बनवाया था। ठीक है, पोड़ागढ़ का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था, तो स्कंद वर्मन ने बनाया था, इसीलिए पोड़ागढ़ के ताम्रपत्र से इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, इन्होंने वाकटक के उस समय शासन कर रहे देवसेन को पराजित किया था। ठीक है, देवसेन को पराजित किया। इन्होंने क्या किया, पुनः बदला लेने के लिए स्कंद वर्मन ने पोड़ागढ़ से पता चला है कि वाकटक वंशी देवसेन को पराजित किया और इसी पोड़ागढ़ में लिखा हुआ है कि हम विजयी थे, विजयी हैं और विजयी रहेंगे, ऐसे करके किसमें मिला है, तो स्कंद वर्मन का इस पोड़ागढ़ के ताम्रपत्र में लिखा है। ठीक है, विजयी हैं और विजयी रहेंगे, ऐसे करके लिखा हुआ मिला है किसमें, पोड़ागढ़ के इनके उसमें ताम्रपत्र में। ठीक है, तो इतना फैक्ट स्कंद वर्मन के बारे में आप लोग याद रखिएगा। स्कंद वर्मन के बाद आता है स्तंभराज। स्तंभराज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है, बस इसके बारे में एक सिक्का मिला है, उसको बस याद रखिएगा। एक सिक्का मिला है जो कि बालोद के कुलिया नामक स्थान से है, बालोद के कुलिया नामक स्थान से क्या मिला है, सिक्का मिला है और ये स्वर्ण सिक्का है। ठीक है, बालोद के कुलिया नामक स्थान से सिक्का मिला है जो कि स्वर्ण सिक्का है। स्तंभराज के बाद कौन आया, स्तंभराज के बाद आया, मैंने बताया था क्या, नंदराज आया, फिर पृथ्वीराज आया, पृथ्वीराज के बाद आया कौन, विरूपाक्ष। ठीक है, उसके बाद आया बिलासतुंग। ठीक है, तो इन सभी के बारे में कुछ नहीं है, नंदराज के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, पृथ्वीराज के बारे में भी नहीं है और विरूपाक्ष के बारे में भी तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि विरूपाक्ष के बारे में केवल एक ही जानकारी मिलती है
कि ये जो है विलासतुंग का पिता था, और इस सब की जानकारी मिलती है राजिम अभिलेख से। तो हम लोग राजिम अभिलेख को पढ़ते हैं, और राजिम अभिलेख है किसका? राजिम अभिलेख है विलासतुंग का। ठीक है, तो विलासतुंग के बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं। मैं इधर मिटा देता हूँ, ठीक है, इधर मिटा देता हूँ, और पढ़ते हैं किसके बारे में हम लोग? विलासतुंग के बारे में। विलासतुंग अभी तक के सभी शासकों में से सर्व प्रमुख शासक माने जाते हैं नल वंश के। ठीक है, इसलिए विलासतुंग को हम लोग विस्तार के साथ पढ़ेंगे थोड़ा, विलासतुंग के बारे में। ठीक है, विलासतुंग अपने शासन अपने वंशों का सबसे सर्व प्रमुख शासक माना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा जानकारी मिलती है हमको कहाँ से? राजिम अभिलेख से। ठीक है, राजिम अभिलेख से इनके बारे में जानकारी मिलती है। और राजिम अभिलेख ऐसा अभिलेख है जो प्राचीन भारत, प्राचीन छत्तीसगढ़ की संस्कृति, प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास के बारे में बहुत ही प्रमुख स्रोत माना जाता है। कौन? राजिम अभिलेख। क्योंकि राजिम अभिलेख से केवल नल वंश के बारे में ही नहीं, नल वंश से संबंधित और उनके समकालीन बहुत सारे वंश थे, उन सभी की वंशावली के बारे में भी जानकारी मिलती है, और बहुत से प्राचीन छत्तीसगढ़ की जानकारी भी हमको राजिम अभिलेख से मिलता है। ठीक है, ये लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी में, 7वीं से 8वीं शताब्दी में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। राजीव लोचन मंदिर का इन्होंने क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। यह मंदिर कैसी है? तो पंचायतन शैली में बनी हुई है। ठीक है, राजीव लोचन कैसी है? तो पंचायतन शैली में बनी हुई है। 7वीं-8वीं शताब्दी में बना है राजीव लोचन मंदिर। ठीक है, और विलासतुंग क्या है? ये जानकारी का प्रमुख स्रोत है। जानकारी का प्रमुख स्रोत है क्या? विलासतुंग का राजीव लोचन मंदिर जानकारी का प्रमुख स्रोत है। जानकारी का क्या है? प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो इसके बारे में इतने चीजें हैं जो आपको लोगों को जानना है। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं हम लोग अभी तक के जितने भी शिलालेख मिले हैं उन सभी को, और ताम्रपत्र मिले हैं उन सभी को एक बार हम लोग देख लेते हैं एक चार्ट के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं किसके बारे में? तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग भौदत्त वर्मन के बारे में पढ़े हैं हम लोग। भौदत्त वर्मन का कौन सा ताम्रपत्र था? तो रिद्धिपुर। भौदत्त वर्मन का कौन सा ताम्रपत्र था? तो रिद्धिपुर। उसके बाद अर्धपति भट्टारक, अर्धपति के बारे में हम लोग कौन सा ताम्रपत्र देखे हैं? तो केसरी बेड़ा ताम्रपत्र देखे हैं। उसके बाद स्कंद वर्मन के हम बारे में हम लोग देखे हैं पोड़ागढ़ से। ठीक है, पोड़ागढ़ ताम्रपत्र, ये पोड़ागढ़ उड़ीसा में पड़ता है, ये पोड़ागढ़। ठीक है, उसके बाद देखे हैं हम लोग स्तंभराज का हम लोगों को मिलता है कहाँ से? जानकारी मिलता है तो स्तंभराज के बारे में हमको जानकारी पुलिया से मिलता है। पुलिया जो कि बालोद है, वहाँ से सिक्का मिला है। उसके बाद हम लोगों को मिला है भीमसेन। ठीक है, भीमसेन जो कि सेकेंड लास्ट का शासक था। इसका पाड़िया पाथर नामक एक जगह है, ये भी उड़ीसा जयपुर साइड पड़ता है, वो उधर ही है। इससे भी हम लोगों को जानकारी मिलती है। तो ये प्रमुख स्रोत हैं जानने के, किसको? नल वंश को जानने के प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा मैंने आपको हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति उन्होंने पराजित किया था, तो उसके प्रयाग प्रशस्ति में भी लिखा है कि इनको पराजित किया था करके। एक वो है, एक तो ये भी है पृथ्वी व्याघ्र जो कि नंदीवर्धन के उद्यन तीरम ताम्रपत्र। नंदीवर्धन कौन? पल्लव वंश शासक। इस प्रकार ये सभी चीजें हैं। नल वंश यहाँ पर होता है अपना खत्म। ठीक है, यहाँ पर से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, जिसको मैंने आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश किया है और समझाने का। ठीक है, ये सभी फैक्टों को आप लोग याद रखिएगा, और इससे संबंधित जो 15 शासक हैं, ये जो 15 शासक हैं, इस सभी 15 शासकों को आप लोग ट्रिक से याद रखिएगा, तो आपको आसानी होगी याद रखने में। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।